हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर एडिशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो पिछला पार्ट था उसमें हमने स्पेसिफिकली वेक्टर्स के बारे में बात की थी, जो कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमको रिक्वायर्ड है वो, ठीक है। बट फिर भी इस यहाँ पे हमें वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे जैसा कि, ठीक है, अगर वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स आपके पास हैं और अगर वो एक ट्रायंगल के साइड्स बनाते हैं, ओके, तो अच्छा, अब उन साइड्स में भी क्या है कि दो वेक्टर का सेंस सेम होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन एक क्या बोलते हैं, एक रोटेशन का सेंस सेम होना चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर आप देख पा रहे हो, तो ये वेक्टर यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ और यहीं से फिर बी वेक्टर शुरू हो रहा है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर अलोंग वन पाथ या अलोंग वन डायरेक्शन जा रहे हैं और जो सी वेक्टर इनके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सेंस सेम है, ये हम बोल सकते हैं। और ये जो ऑपोजिट सेंस वाला साइड है जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सी वेक्टर, वो हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, ओके। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर आएगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है जो कि आप लोग जानते होंगे, बस हम क्विकली एक बार रिवाइज कर रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही देख रहे हैं, बस फॉर्म थोड़ा सा बदला हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली हमें गिवन क्या है, हमें r1 वेक्टर गिवन है और हमें r2 वेक्टर गिवन है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट A है और ये O क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन मान लिया, या फिर अगर आप ओरिजिन नहीं भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ओरिजिन बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, बात एक ही है ना। आपको जैसे समझना है समझो, दोनों केस में रिजल्ट एक ही आने वाला है ना। ये r1 वेक्टर मान लिया हमने और इसको हमने मान लिया r2 वेक्टर। मतलब r1 वेक्टर कौन सा है, OA वेक्टर है, और r2 वेक्टर कौन सा है, OB वेक्टर है, राइट। अब अगर हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स OB वेक्टर होना था। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो OA वेक्टर में अगर मैं OB वेक्टर जोड़ूँ, सॉरी AB वेक्टर जोड़ूँ, है ना, AB वेक्टर, तब जाके मेरे पास आना था OB वेक्टर, है ना। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से जो हम अभी देख रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया ऐसी चीज़ को, है ना। OA को हम लेते गए हैं राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा, AB वेक्टर इक्वल्स OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है। और OB वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है, और OA वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, राइट। तो AB वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये कहाँ पे काम आएगा आपको, अगर आपको कोऑर्डिनेट स्पेस में कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जिनका आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है, ठीक है, तो हम उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को लिख पाएंगे इस फॉर्म में, राइट। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे अभी आगे जाके तो ये चीज़ कई जगह काम में आएगा, इसलिए इसको इस फॉर्म में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, राइट। ओके, अब हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। और सबसे पहले इक्वेशन होगी लाइन की, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन आप जो है तभी लिख पाओगे जब लाइन के बारे में कुछ पता होगा, ठीक है। तो जैसे हम टू डायमेंशन में पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं टू डायमेंशन में, जो स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है हमने, वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कई फॉर्म में आती थी और अलग अलग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम अलग अलग तरह के इक्वेशन निकालते थे, ठीक है। अल्टीमेटली वो सारे इक्वेशन एक ही होते हैं, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमारा इक्वेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हमारे पास डेटा गिवन क्या है, लाइन के बारे में हमें पता क्या है, ठीक है। तो जो पहला हमारा पार्ट है, इसमें हम एक लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं और इस लाइन के बारे में पता क्या है, वो लाइन जो कि एक गिवन पॉइंट से पास करती है और पैरेलल है टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना, इसी का इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। ये तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस दिख रहा है, तीनों ब्लू, रेड और येलो वाले जो परपेंडिकुलर लाइंस दिख रहे हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्चुअली, ठीक है। ये ब्लैक वाला आपका स्ट्रेट लाइन है और आपको गिवन क्या है, एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। वो वेक्टर कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। ये वेक्टर हो गया जो कि गिवन है
ये आपको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता है आपको पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पता है इस लाइन पे, और वो पॉइंट को हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ये इस लाइन को एक जगह पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट हमें पता है, राइट। तो हमें क्या पता है, ये पॉइंट पता है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर पता है, और फिर ये एक गिवन वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, वो पता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको इस लाइन के बारे में दो चीज़ें पता है, क्या? एक ये येलो वाला वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है, दूसरी चीज़ ये ग्रीन वाला वेक्टर जो कि एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इन दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें इस ब्लैक वाले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखना है, ओके। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन एल है इसका इक्वेशन हमें लिखना है यहाँ पे, है ना। ये लाइन एल है, हमें गिवन क्या क्या है, ये बी वेक्टर जो कि लाइन के पैरेलल है, और ये पॉइंट ए, ठीक है, जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये दो चीज़ें हमें पता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखा, वो हमने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास में ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, यही दो इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे हमें इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है, हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट पी मान लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, और ये इस स्ट्रेट लाइन एल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई मीन जनरल कोऑर्डिनेट नहीं, इसको कैसे कंबाइन होंगे ये एक्स वाई जेड जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना। आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है, ये इनके बीच का रिलेशन या कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ओके। तो वही हो जाएगा पॉइंट पी का लोकस, दैट विल बी दिस स्ट्रेट लाइन, है ना। अब वो सारे पॉइंट पी जो कि इस लाइन पे लाई करते हैं उनकी एक खासियत होगी, वो क्या खासियत होगी, वो ना ये एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर हम इसको जोड़ें तो ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा। ये पॉइंट पी तो वैसे भी एक रैंडम पॉइंट है लाइन पे, तो हमने क्या किया, ए और पी को जोड़ा अलोंग दिस लाइन, ठीक है, क्योंकि ए भी इसी लाइन पे है, पी भी इसी लाइन पे एक पॉइंट हमने अज्यूम किया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर ही होगा, ये जो ब्लू वाला वेक्टर हमने बना रखा है, ठीक है। अब चूंकि लाइन जो है इस वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये जो ब्लू वाला वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही तो डिफरेंस होता है ना। तो अगर आपके पास कोई एक वेक्टर वी वेक्टर है तो एक और पैरेलल वेक्टर लिखना है तो आप उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आप एक पैरेलल वेक्टर लिख पाओगे उससे, है ना। तो अब मेरे को पता है बी वेक्टर और ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इनका डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट लैम्डा से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा कैन बी एनीथिंग, ठीक है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि ए और पी के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है एक्चुअली, ठीक है। और जो पॉइंट पी है चूँकि वो एक जनरल पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हमने मान लिया, राइट, आर वेक्टर हमने मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर, है ना। ओके, ओ क्या है हमारा, ओरिजिन है। पोजीशन वेक्टर तो वहीं से आएगा, जब किसी वेक्टर का टेल ओरिजिन पे हो तभी तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ए वेक्टर समझ में आ गया, ये गिवन है। आर वेक्टर ये हमने खुद से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है, ये पॉइंट हमने खुद से एज्यूम किया हुआ है। और लैम्डा बी वेक्टर कहाँ से आया, वो इस प्रॉपर्टी से आया कि ये बी वेक्टर और ये लाइन एल एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस वजह से हम इस ब्लू वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा ट्रायंगल ए ओ पी को देखिए, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर जो है और ए पी वेक्टर जो है ये एक सेंस में है, मतलब ए का हेड जहाँ पे है वहीं से ए पी वेक्टर का टेल शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये जो आर वेक्टर है मतलब ओ पी वेक्टर है, इसका सेंस इन दोनों से ऑपोजिट है, तो फिर ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओ पी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, है ना। सिंपल ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, ओके। तो ओ पी वेक्टर की जगह आर वेक्टर हो गया, ओ ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर हो गया, और ए पी वेक्टर की जगह लैम्डा बी वेक्टर हो गया। ये जो इक्वेशन है ना, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है स्पेस में, ठीक है। वेरी सिंपल लुकिंग, है ना। अच्छा, अब हमको इसको सिर्फ ऐसे ही देखना या याद करना नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें समझना है।
यहाँ पे क्या है ना 3D में कि आपको इक्वेशन को देख के ना बहुत सारी चीज़ें तुरंत समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, दो वेक्टर लिखा है और उसमें एक वेक्टर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर में बी वेक्टर के साथ में लैम्डा मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दो वेक्टर का ही सम है, बट एक वेक्टर के साथ में आपको एक कांस्टेंट दिखेगा। अब इन दोनों के बीच में आपको यही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये लैम्डा जिसके साथ मल्टीप्लाइड है जिस वेक्टर के साथ, वो वाला वेक्टर है जो कि लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं है वो वेक्टर है जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो कि लाइन पे है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो वेक्टर जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन पे, और जिसके साथ में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है तो वो वेक्टर जो है एक्चुअली में पैरेलल है उस स्ट्रेट लाइन के, ओके। तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर आपको लाइन दिख रहा है तो आपको तुरंत ये इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई होनी चाहिए ताकि आप इसको यूज़ कर सको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। या वैसा वैसा भी हो सकता है कि अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप अचानक से तुरंत से लाइन का इक्वेशन लिख पाओ, है ना। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देखा और पेन उठाया और इक्वेशन लिख दिया, इतना फास्ट होना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना। आप इसको देखते ही तुरंत लिख पाओ, या फिर इक्वेशन दिया है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये देख के समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसी इक्वेशन को जो है थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो आर वेक्टर को हम, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, एक्स वाई जेड को, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ओके, बी वेक्टर को हमने मान लिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। और जो पॉइंट ए है हमारा जो गिवन है वो है ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, मान लिया ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मतलब जो ए वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। ये बताया जा चुका है पहले कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो मेरे को तीनों वेक्टर पता चल गया। अब मैं आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह पे इन तीनों का एक्सपेंडेड फॉर्म रखूँगा और आगे देखूँगा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर है मेरा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर हो जाएगा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर मेरा ये तो एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हमने ऐसे मान रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ए वन ए टू ए थ्री नोन है, बी वन बी टू बी थ्री भी नोन है, ये दोनों वेक्टर्स आपको नोन है एक्चुअली में, ठीक है। आपको पता होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको दिया होगा, है ना। और एक्स आई कैप वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप ये एक जनरल पॉइंट है, इसलिए एक्स वाई जेड जनरल कोऑर्डिनेट्स लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यूज़ डाल दी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, आई कैप, जे कैप और के कैप को एक साथ लेके आना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला जो वेक्टर है इसको हम ले गए इस साइड, ठीक है। अब हमने कंबाइन करना शुरू किया आई कैप वाले को आई कैप के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए वन, वाई माइनस ए टू, जेड माइनस ए थ्री, और इधर लैम्डा वाला पार्ट छोड़ दिया, ठीक है। ये जो पैरेलल वेक्टर था इसको इधर छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये जो है यहाँ तो ठीक है, ये तो वही रह जाएगा एज इट इज़। इस साइड में हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसको भी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक वेक्टर लिखा हुआ है, राइट साइड में एक वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों कब बराबर होंगे, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे, ठीक है। मतलब आई कैप वाला पार्ट आई कैप वाले पार्ट के साथ बराबर होना चाहिए, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ, ठीक है। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स माइनस ए वन, और राइट साइड में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा बी वन, मतलब एक्स माइनस ए वन लैम्डा बी वन के बराबर होना चाहिए, वाई माइनस ए टू लैम्डा बी टू के बराबर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले वाले से लैम्डा क्या निकल के आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगी, दूसरे वाले से लैम्डा ये चीज़ आएगी, और तीसरे वाले से आएगी जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा तो एक सिंगल नंबर है, लैम्डा की वैल्यू
इन तीनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक्सप्रेशन से निकालोगे तो सेम ही आना चाहिए। मतलब ये कि इफेक्टिवली ये तीनों नंबर्स बराबर हैं, ठीक है, तीनों लैम्डा के बराबर है। अब तीनों ही लैम्डा के बराबर है तो तीनों आपस में बराबर होगा, तो ये आया आपका इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। अब जैसे आपको वेक्टर इक्वेशन को देख के बहुत सारी बातें समझ में आई थी, या मैंने बोला था कि आपको ध्यान देना है, इस इक्वेशन को भी देख के आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो a1 a2 a3 क्या है? a1 a2 a3 तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, जो कि लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो मतलब अगर इस इक्वेशन को देख के आपको बताना हो कि बताओ इस लाइन पे कोई एक पॉइंट बताओ जो इस लाइन पे लाई करता है, तो आप यहाँ से a1 a2 a3 उठा लो, वही कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कि उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। अब अगर आपसे पूछा है ये वाला जो लाइन है वो किस वेक्टर के पैरेलल है, तो वो तो नीचे लिखा हुआ है ना b1 b2 b3, ये b वेक्टर के ही तो पैरेलल है ना, और b1 b2 b3 ही तो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो फिर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, यही जो है वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर जो एक्स वाई जेड के साथ माइनस किया हुआ है नंबर्स, वो एक्चुअली उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है जो कि उस लाइन पे लाई कर रहा है, और जो डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं वो एक्चुअली में उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जिसके पैरेलल ये लाइन है। तो ये आपको देख के बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा b1, b2, b3, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो पैरेलल लाइन है या दो पैरेलल वेक्टर है या एक वेक्टर है एक लाइन है, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी तो सेम ही होना चाहिए ना, या एक ही रेशियो में होना चाहिए। जैसे अगर इसका 1 to 3 है डायरेक्शन रेशियो और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका भी 1 to 3 होगा, या फिर 2 4 6 होगा, या फिर 3 6 9 होगा, मतलब इसी का मल्टीपल होगा कोई, इस तरीके से, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि b1 b2 b3 जो है वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है ये लाइन, और ये कंपोनेंट ही वेक्टर का डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो होता है, और चूँकि दोनों पैरेलल हैं तो यही डायरेक्शन रेशियो लाइन का भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या दो इन्फॉर्मेशन आपको पता लगा, a1 a2 a3 जो है वो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि लाइन पे लाई कर रहा है, और b1 b2 b3 जो है वो इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको डिराइव नहीं करना पड़े, निकालना ना पड़े, लिखना ना पड़े, ये आपको इक्वेशन देख के समझ में आए, है ना, ठीक है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान दीजिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि लाइन पे लाई कर रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने उसी रिजल्ट को समराइज किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो पहले इक्वेशन को देख के आप क्या बता पाओगे कि ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे ये लाइन पास कर रही है, बी वेक्टर वो वेक्टर है जिससे ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, सेम चीज़ यहाँ से भी मिल रही है, a1 a2 a3 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे ये लाइन पास कर रहा है, और b1 b2 b3 इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, या फिर b1 b2 b3 उस वेक्टर का कंपोनेंट्स है जिसके ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर वाले इक्वेशन से भी मिल रही है, नीचे वाले इक्वेशन से भी मिल रही है, ठीक है। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली दिखना चाहिए, इंस्टेंटली दिखना चाहिए जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखते हो। एक चीज़ और जो बहुत हैंडी होने वाला है ना, जो कि आपको बहुत बार करना पड़ सकता है, वो ये है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, या वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, राइट। अच्छा, ये कन्वर्जन के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए? ये कन्वर्जन के लिए आपको सिर्फ उतना ही टाइम लगना चाहिए जितने टाइम में आप ये लिख पाओ। अगर आप इसको 10 सेकंड में लिख सकते हो तो 10 सेकंड में लिखो, 5 सेकंड में लिख सकते हो तो 5 सेकंड में लिखो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिखना हो या फिर वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम, जितना आपको लिखने में समय लगेगा, सोचना बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। ये कैसे कन्वर्जन होता है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे, अदरवाइज तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा क्या चल रहा है भाई। जैसे मान लो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ए वेक्टर दिख रहा है, इसके कंपोनेंट्स होंगे आई जे के, उन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ उठा के रख देना है। जैसे मान लिया A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो A1 एक्स के साथ आ गया, A2 वाई के साथ आ गया, A3 जेड के साथ आ गया। ये जो बी वेक्टर इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे आ गए। और जब नीचे से वेक्टर फॉर्म में लिखना है तुम्हें कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में, तो जो ये A1 A2 A3 लिखा है वो ए वेक्टर की जगह चला जाएगा, मतलब A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। और जो डिनोमिनेटर में B1 B2 B3 लिखा हुआ है वो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, है ना। तो ये कन्वर्जन आपको इंस्टेंटली करने आना पड़ेगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म लिखा है और आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो आपको वेक्टर फॉर्म देख के अपना सोल्यूशन सीधे सीधे इस इक्वेशन के साथ शुरू करना होगा। जस्ट आपने इक्वेशन देखा वेक्टर फॉर्म में और तुरंत लिखा उसको कार्टेशियन फॉर्म में, या अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है तो तुरंत लिखा वेक्टर फॉर्म में। इसमें टाइम नहीं लगना है, सोचना नहीं है ना। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन हमने लिस्ट की हुई है कि B1 B2 B3 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, और A1 A2 A3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस, है ना। ये तो अभी हम बोलते हुए आ रहे हैं, डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो दोबारा ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो बड़ा ही आसान है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं इसके पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा और आई जे के से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और ऐड कर लिया, तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। और ये जो पैरेलल वेक्टर है वो तो गिवन ही है, तो हमें क्या करना है, दिस वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस पैरेलल वेक्टर, आ जाएगा इक्वेशन। तो ये आ गया इक्वेशन आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आएगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको यहाँ पे आप माइनस करिए ऊपर में, तो x - 2 y - 3 z - 4 हो गया, क्योंकि ये 2 3 4 से पास कर रहा है। और नीचे क्या लिखना है, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके कंपोनेंट्स, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज, है ना, सेम थिंग होंगे। तो ये हो जाएगा 3 5 8, है ना, वो 3 5 8 यहाँ पे हमने डाल दिया, है ना। अब ठीक से देखो ये दोनों कन्वर्जन कितना आसान है। यहाँ देखो क्या लिखा है 2 3 4, वो 2 3 4 कहाँ है, ये x y और z में ऊपर, और यहाँ क्या लिखा है 3 5 8, वो कहाँ है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। समझ आया कितना आसान कन्वर्जन है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला जो वेक्टर है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है जिस पे लाइन है, मतलब ये पॉइंट जिस लाइन पे है, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, ये क्या है जे का 3 और के का 7, मतलब ये लाइन 1 3 7 से पास कर रही है। तो x - 1 ऊपर, y - 3 ऊपर, z - 7 ऊपर, और लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाइड है ये पैरेलल वेक्टर होगा, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 3 5, तो वो नीचे यहाँ 1 3 5 है। मतलब ये क्वेश्चन तो आपने देखा और इसका आंसर लिखा, ऐसा होगा, ठीक है। Okay, one more. The Cartesian equation of a line is given by x - 3/0 equals y - 2/1 equals z plus 9/6. Find the vector equation of the line. ये भी बड़ा आसान है। ऊपर क्या लिखा है 3 2 -9, ठीक है, ये -9 है। z plus 9 जो है वो एक्चुअली में है z -9, ठीक है, ऐसे होना है कुछ। क्यों, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, x - a1/b1 equals y - a2/b2 equals z - a3/b3, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। वो इसी चैप्टर में नहीं है, वो पूरे मैथमेटिक्स में है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी कर रहे हो और कोई फार्मूला किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लेके या पर्टिकुलर टाइप को लेके बना हुआ है, तो आपको उस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले यूज़ करने के लिए, ठीक है।
तो ये तो ठीक है, x-3 y-2, यहाँ भी z माइनस समथिंग होना चाहिए था, जबकि ये z प्लस समथिंग है, तो इसको हमको z माइनस समथिंग बनाना पड़ेगा। तो z प्लस 9 को हम लिख सकते हैं z माइनस ऑफ -9। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट मिल गया जिससे कि ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, वो क्या है 3 2 -9 है ना। ये z प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे, z माइनस ब्रैकेट में -9 है ना। तो पॉइंट मिल गया 3 2 -9, तो ये 3 2 -9 से पोजीशन वेक्टर बन गया, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब हमें क्या चाहिए, जो नीचे लिखा है ना यही तो कंपोनेंट है पैरेलल वेक्टर का, वो यहाँ पे आएगा। अब x वाला तो कंपोनेंट 0 है, तो आई कैप में कुछ नहीं आएगा, जे कैप में 1 आएगा और के कैप में 6 आएगा। तो ये हो गया लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 6 के कैप है ना। अगर तुम्हारा ये डाउट है कि ये जो x-3 लिखा हुआ है इसके नीचे 0 कैसे आया, ठीक है, इसके नीचे 0 कैसे आया, ये तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो तो ये तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये क्या भला है भाई, है ना। डिनोमिनेटर 0 कैसे हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है, इसको आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये एक फ्रैक्शन है क्या, इसका मतलब समझना है आपको, ठीक है। मतलब ये है कि जो नीचे वाले नंबर्स लिखे हैं ना वो तो कंपोनेंट है किसी वेक्टर का, ठीक है। तो कोई कंपोनेंट 0 भी तो हो सकता है इसमें, इसका आई कैप वाला कंपोनेंट 0 है तो अलाउड है, ठीक है। अगर आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखता है, यहाँ पे आपको 2 0 भी दिख सकता है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो फ्रैक्शन गलत हो गया या अनडिफाइंड हो गया, तो वैसा कुछ नहीं है ना। इसका मीनिंग समझो, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए या कोई भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसका, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तभी सारे इंटरप्रिटेशंस काम करेंगे, तभी सारे फॉर्मूले काम करेंगे। और ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में ये फॉलो होता है और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो आई होप अब ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे कहीं भी इक्वेशन देखोगे स्ट्रेट लाइन का तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे पहले, उसके बाद ही कोई मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन या सॉल्विंग अपना शुरू करोगे, है ना। वन मोर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस। बड़ा ही आसान है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है आपको, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपका डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया 316, ठीक है। एक बार क्विक चेक कर लेते हैं, क्या ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। x को हम क्या बोल सकते हैं, x-0, ठीक है, अपॉन 3, और बाकी y-2/1, z-5/6, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। x को हम x-0 मान लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हुए हैं वो हो गया 316। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इन्हीं तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए और इनको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 316 लिखा और इन्हीं तीनों नंबर को स्क्वायर किया, जोड़ा और रूट करके डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं पहले वीडियो में कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, तो आई होप यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस, तो ऑब्वियसली जो ऊपर में सब्ट्रैक्ट हुआ है एक्स वाई जेड में से वही वाला पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है। तो x में से तो इफेक्टिवली हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि यहाँ सिर्फ x लिखा है, तो इसको हम x-0 लिख सकते हैं। y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, z में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो पॉइंट होगा जिससे लाइन पास कर रहा है वो होगा 0,2,5 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन x/3 = y-2/1 = z-5/6, ठीक है। अच्छा, अब इस पे 3 पॉइंट निकालना है, तो 3 पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, कि इस लाइन पे जनरल पॉइंट किस फॉर्म में दिया जाएगा। जनरल पॉइंट एक पैरामीटर के फॉर्म में आएगा, लैम्डा के फॉर्म में, और हम फिर लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग पॉइंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जब हम डिराइव कर रहे थे इसका इक्वेशन तब भी हमने देखा था कि ये सब चीज़ लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है। ये तीनों फ्रैक्शन लैम्डा के बराबर आएगा, डिराइव करते वक्त हमने देखा था। या फिर ये एक स्टैंडर्ड तरीका भी है, ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको लाइन पे पॉइंट्स चाहिए, जनरल पॉइंट चाहिए, तो आप इन सब फ्रैक्शन को लैम्डा के बराबर कर दो, ठीक है। तो इसको लैम्डा के बराबर किया और ये तीनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व किया। जैसे x/3 = लैम्डा,
इसको सॉल्व किया, फिर y माइनस 2/1 इक्वल्स लैम्डा, इसको सॉल्व किया, फिर z माइनस 5/6 इक्वल्स लैम्डा, इसको सॉल्व किया, और इससे हमने क्या निकाला, x y z की वैल्यू। तो जब पहला वाला फ्रैक्शन के साथ लैम्डा को इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा 3 लैम्डा के बराबर, दूसरे में y आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 के बराबर, और तीसरे में z आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 5 के बराबर। ठीक है, अब आपको x y z तीनों मिल गए लैम्डा के फॉर्म में। अब आपकी मर्ज़ी है, लैम्डा की जगह कोई भी रियल नंबर रखो तो x y z की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो एक कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट का, फिर लैम्डा की कोई दूसरी वैल्यू रखोगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब उस लाइन पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं, लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। लैम्डा एक रियल नंबर है तो यू कैन टेक लैम्डा एनी नंबर, इन्फाइनाइट नंबर्स, इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल। ठीक है, तो हमें तो कैलकुलेशन करना है ना इन तीनों को, 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 5 निकालना है। तो लैम्डा हम छोटे नंबर से रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन एकदम सिंपल होगा। तो लैम्डा 0 रखोगे तो पॉइंट आएगा 0 2 5, करके देख लो। लैम्डा 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 3, और यहाँ पे हो जाएगा 11, और अगर लैम्डा -1 रखते हो तो ये हो जाएगा -3 1, और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने निकाले हैं। हो सकता है कोई लैम्डा की दूसरी वैल्यू रखे तो दूसरे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, किसी और बच्चे ने कुछ और वैल्यूज़ रखी तो कुछ और पॉइंट्स आएंगे। तो ये तो कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप लैम्डा को क्या मान रहे हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, बट वाइज ऑप्शन तो यही है कि आप लैम्डा को कोई छोटा नंबर मानो ताकि कैलकुलेशन आपका ईजी हो। राइट, ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्म की तरफ, लाइन के इक्वेशन का दूसरा फॉर्म। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन क्या है कि वो जो लाइन है ना वो 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो आपको जो 3 आपको परपेंडिकुलर लाइंस दिख रहे हैं वो तो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए। ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना, ये एक्चुअल लाइन है जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है, और इस पर आपको ना 2 येलो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन दोनों येलो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। ठीक है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे हमें 2 पॉइंट्स पता है और उसके बेसिस पे हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को लेके हम इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। अब फिर से वही कंस्ट्रक्शन, ये लाइन आपका L है और इस पे आपको A और B पता है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 z1 और B का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 z2। ठीक है, अच्छा, तो A का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, ओरिजिन से हमने A को कनेक्ट किया, इसको हमने A वेक्टर मान लिया। ठीक है, A वेक्टर ऐसे एक नेम दे दिया है ना। A वेक्टर क्या हो जाएगा इस हिसाब से फिर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, अच्छा, फिर B को क्या मान लिया हमने? B के पोजीशन वेक्टर को A2 वेक्टर मान लिया। A2 वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ऐसे निकालते पोजीशन वेक्टर हम। ठीक है, तो OA हो गया A1 वेक्टर, OB हो गया A2 वेक्टर। तो फिर AB वेक्टर क्या होगा? AB वेक्टर हो जाएगा B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। ये हम अभी देख चुके हैं पीछे, है ना। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन का ही थोड़ा सा मैनिपुलेटेड फॉर्म है और कुछ नहीं है ना। अभी हमने डिस्कस किया था पहले। तो AB वेक्टर हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि द लाइन इज पैरेलल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। डेफिनेटली अगर A और B दोनों इसी लाइन पे हैं तो AB को हम जोड़ देंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो तो इसी लाइन पे आएगा ना, इसी लाइन के पैरेलल आएगा। तो A2 माइनस A1 वेक्टर जो बना वो तो एक्चुअली में यही वाला लाइन सेगमेंट है ना, यही वाला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर तो पैरेलल होगा ही लाइन के, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि मेरे पास में इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है। सी, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है हमारे पास में, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है? द लाइन पासेस थ्रू A एंड B, और ये लाइन जो है A और B से पास करती है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमने जो पहला फॉर्म निकाला इक्वेशन का वो
किस बेस पे निकाला था, एक पैरेलल वेक्टर पता था हमें और एक पॉइंट पता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमें 2 पॉइंट दिया था, लेकिन हमने उन दोनों पॉइंट के हेल्प से एक पैरेलल वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर है और 2 पॉइंट्स हैं, और हमें इन्फॉर्मेशन कितना चाहिए था पहले वाले केस में, एक पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट। तो अब आपके ऊपर है कि आप इस पैरेलल वेक्टर को तो पकड़ोगे ही, और ए और बी में से कोई एक पॉइंट को पकड़ोगे, और जिस तरीके से हमने पिछले वाले फॉर्म को डिराइव किया है वैसे ही इस फॉर्म को भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब ये हमने क्या किया, बस इन दोनों पॉइंट जो कि गिवन है उनसे एक वेक्टर बनाया जो कि लाइन के पैरेलल हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है ना वो फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो गया है ना, कि एक लाइन है जिसके पैरेलल एक वेक्टर है और वो एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है। दिस इज़ द फर्स्ट केस। और अब ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है हमारा फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो गया है। तो जब फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो गया तो हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या था, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रहा है, और बी वेक्टर क्या था, जो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो अभी हमने डिराइव किया कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर लाइन के पैरेलल है, तो वो तो लैम्डा के साथ यहाँ आके लटक गया, ठीक है, दोनों में। अब a वेक्टर क्या था, वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट लाइन पे है। अब यहाँ तो लाइन पे 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है। तो भाई आपकी मर्जी, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, पॉइंट ए उठा लो या पॉइंट बी उठा लो। पॉइंट ए उठाओगे तो यहाँ a1 वेक्टर आएगा, पॉइंट बी उठाओगे तो यहाँ a2 वेक्टर आएगा। ये दोनों जो इक्वेशन है वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आपकी मर्जी है आप ए और बी में से कौन सा एक पॉइंट चुनना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसा हमने पिछले केस में आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर सबको एक्सपैंड करके कार्टेशियन फॉर्म डिराइव किया था, यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, राइट। तो देखिए ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने ले लिया, कोई भी एक ले सकते थे हम, है ना। यहाँ पे हमने a1 वेक्टर लिया है, आपकी मर्जी हो आप a2 वेक्टर वाला भी ले सकते हो, सेम थिंग है ना। तो अब हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। उसके पहले हम r वेक्टर, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो r वेक्टर तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो जनरल पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर है, तो वो हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप, ठीक है। a1 वेक्टर क्या है, वो तो ये पॉइंट से समझ में आ रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। और a2 वेक्टर क्या है, वो b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या होगा, तो इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो i कैप में i कैप वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा, j कैप में j कैप वाला, एंड सो ऑन। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको ये तीनों वेक्टर्स मिल गए। अब इस रेड वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। फिर हमने क्या किया था पिछले बार कि इसको हम ले गए थे लेफ़्ट साइड में, और ये लैम्डा के साथ वाला जो इसको छोड़ दिया था। तो जब ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना जो पोर्शन है, जब आप इसको लेफ़्ट साइड में ले आओगे और कंबाइन करोगे तो ये बनेगा x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप, ठीक है। और राइट साइड में बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें कंपेयर करना है। दो वेक्टर्स तभी बराबर होंगे जब उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बराबर होंगे, और LHS और RHS में एक एक वेक्टर लिखा हुआ है, ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, तो दोनों के आई कैप, जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो आगे हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेट करना शुरू किया, x माइनस x1 इक्वल्स लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 एंड सो ऑन, y के साथ भी z के साथ भी। और हमने क्या निकाला, लैम्डा। अब लैम्डा तो सेम है ना तीनों में, तो ये तीनों जो फ्रैक्शंस लिखे हैं बराबर हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आया आपका, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। अब यहाँ भी कुछ चीज़ें ध्यान देने को है कि ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको बिल्कुल पहले वाले टाइप का ही फॉर्म दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो x1 y1 z1 लिखा है ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे ये लाइन पास कर रही है, तो आपको वो पॉइंट मिलेगा। और नीचे क्या लिखा होता है,
नीचे लिखा होता है लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का, है ना। पहले भी बताया जा चुका है, अगर आपके पास में 2 पॉइंट है एक लाइन पे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, वो आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन भी आप एक बार में लिख सकते हो, देख के समझ में आ रहा होगा। ऊपर क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ के माइनस कर लेना है कोऑर्डिनेट्स, और नीचे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी आपको वही करना है, x1 y1 z1 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना इसको, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, है ना। तो यहाँ भी जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में लिखने आना चाहिए, तो यहाँ भी आपको वो चीज़ आना चाहिए बिल्कुल इंस्टेंटली करने, ठीक है। एक चीज़ मज़ेदार बात यह है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आप ये वाला फॉर्म में काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको 2 पॉइंट दिया होगा ना, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमेशा पैरेलल वेक्टर निकाल लोगे, और अगर पैरेलल वेक्टर निकाल लोगे तो वो क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो जाएगा पहले वाले फॉर्म में। तो आपको ये वाला ना फील नहीं आएगा कभी कि आप ये वाले इक्वेशन पे काम भी कर रहे हो, है ना। वो तो बहुत नेचुरली आपको पहले वाले फॉर्म में लेता जाएगा, है ना। और इस फॉर्म में आप इक्वेशन को लिख भी नहीं सकते अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अब क्वेश्चन में थोड़ी ना नीचे में लिखेगा 3 माइनस 2, कोई क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो नीचे 3 माइनस 2 तो नहीं लिखेगा ना, वो तो सीधे 1 लिखेगा। यहाँ पे 5 माइनस 7 थोड़ी लिखेगा, -2 लिखेगा सीधे, तो वो 2 नंबर तो देगा नहीं। तो अल्टीमेटली आपको हमेशा फील होगा कि आप पहले फॉर्म में काम कर रहे हो, और इसीलिए आप जब भी क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट हमेशा दिखेगा कि पहले वाले फॉर्म में ही हर जगह इक्वेशन लिखा हुआ है, पहले वाले फॉर्म में ही हम काम कर रहे हैं, इस फॉर्म में तो हम कभी काम ही नहीं कर रहे, है ना। और इस फॉर्म से पहले वाले फॉर्म में जाना भी बहुत आसान है ना। आपको एक वेक्टर ही तो निकालना है 2 कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके, ओके। तो इफेक्टिवली हम मान के चल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के आप यहाँ पे 2-3 फॉर्म बना लो, 2-3 अलग अलग तरह के इक्वेशन बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब काम करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, है ना, जब सॉल्विंग करोगे तब आपको पता लगेगा कि वो जो पहले वाला फॉर्म था वही यूज़ हो रहा है हर जगह, है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है जिससे एक लाइन पास कर रही है और इसका डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने पहले वाले में दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 माइनस 8 और ये 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5, 0, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी थी, आप सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस कर सकते थे, है ना। हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में सेकंड को माइनस किया है, तो उस केस में ये हो जाता -1, 5, 0। अभी है 1, -5, 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज़ है ना। हम पहले भी बात कर चुके हैं, डायरेक्शन रेशियो एक लाइन के या एक वेक्टर के बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। अब इसी नंबर में मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक नया सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो आएगा, बट वो इसी लाइन का होगा, अलग नहीं होगा, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0, 6, 9 एंड -8, 6, 7, ठीक है। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? पहले हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। तो हमने क्या किया, पहले वाले में दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप दूसरे वाले में पहले वाले को भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने बताया, है ना। तो ये जगह 0 -8, 6 -6 एंड 9 -7, ये कितना आ गया 8, 0, 2। अब मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है, मेरे पास पॉइंट है, ठीक है। चलो पहले वाले पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट मिल गया तो लाइन का इक्वेशन आ गया। पॉइंट आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। 0, 6, 9 एक्स वाई जेड में से माइनस हो गया, एक्स में से 0 माइनस करोगे तो x बचेगा, ठीक है। और नीचे ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो आ जाएंगे 8, 0, 2, तो ये इक्वेशन हो गया। अच्छा, एडिशनली हमने एक काम किया, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख दिया। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट क्या है, 0, 6, 9, 0 है तो 0 i कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 6 j कैप प्लस 9 k कैप लिखा। जो डायरेक्शन रेशियो है इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये कितना हो जाएगा
लैम्डा टाइम्स 8i कैप प्लस 2k कैप। जे पार्ट कहाँ गया? नहीं है। क्यों? क्योंकि जे वाला पार्ट तो यहाँ पे 0 है, बीच में देखो 802 लिखा है ना, तो 8i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, बट तुम्हें फील हुआ कि तुम किसी अलग फॉर्म में काम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम जो डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे ना, तो सारा कुछ वापस से कन्वर्ट हो जाएगा पहले फॉर्म में, है ना। तो इफेक्टिवली हम पहले वाले फॉर्म में काम कर रहे होंगे हमेशा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास में 2 पोजीशन वेक्टर हैं, एक है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पहले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, और 5, 8, 9 के करस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एक पैरेलल वेक्टर चाहिए इस लाइन के। वो पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों के कोऑर्डिनेट को माइनस करके। तो हमने माइनस किया, 5 - 1 आई कैप, 8 - 2j कैप, 9 - 3k कैप, या फिर इफेक्टिवली a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। यही इक्वेशन था ना हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, r वेक्टर इक्वल्स a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ना। मतलब हम इसे पहले फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली सेकंड फॉर्म में ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप पहले फॉर्म में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो a1 वेक्टर a2 वेक्टर लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये आया और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सो सिंपल। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू 3, 2, 4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस, है ना। एक लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? या तो हमें लाइन पे 2 पॉइंट पता हो, या हमें लाइन पे एक पॉइंट पता हो और एक पैरेलल वेक्टर पता हो उसके। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ 2 पॉइंट का तो स्कोप दिख नहीं रहा है, हमें एक पॉइंट पता है और एक वेक्टर निकालना है हमें जो उस लाइन के पैरेलल हो। तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हमें कि वो जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर के। क्या इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का यूज़ करके हम लाइन के पैरेलल एक वेक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये जो ब्लू वाला है ना, ये अपना लाइन मान लेते हैं और इस पर एक पॉइंट है 3, 2, 4। ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन हमको समझ में आ रहा है। अब ना 2 वेक्टर है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैंने दोनों वेक्टर बना रखा है। ठीक है, रेड कलर में दिख रहा होगा। अब ये ब्लू वाला लाइन और ये रेड वाले लाइन के बीच में राइट एंगल है एक, है ना। ठीक है, मतलब ये एक लाइन है और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, ये 90 डिग्री पे हो सकती है। यहाँ पे एक लाइन है इससे, ये 90 डिग्री पे हो सकता है ना। ये अलग अलग, ये 2 डायमेंशन में नहीं है, 3 डायमेंशन में है, तो ये अलग अलग एंगल पे हो सकता है। मतलब ये चीज़ आप ना रोटेट कर लो, घुमा लो, आप इसको इधर भी कर सकते हो, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। ये पूरा एक सर्कल में घूम जाएगा ना, ये ऊपर वाला देखो, ये पूरा एक सर्कल में घूम जाएगा। मतलब आप किसी चीज़ को, जैसे कि ये एक पेन मान लिया और यहाँ पे एक लाइन इसके परपेंडिकुलर डाल दी, अब ये तो घुमा सकते हो ना, ऐसे रोटेट कर सकते हो इसी प्लेन में, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पे इस लाइन पे 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं जो कि इस लाइन पे 90 डिग्री पे हैं, राइट। अब क्या इन दोनों वेक्टर का यूज़ करके हम ये बी वेक्टर निकाल सकते हैं? यहाँ पे मैंने एक बी वेक्टर बना रखा है जो इसके पैरेलल है, ये मिल जाए तो अपना इक्वेशन निकल जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल है, इन तीनों को ना मैंने जोड़ के यहाँ पे दिखा रखा है। अब चूँकि ये जो बी वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल है और इस लाइन पे जो है ये दोनों रेड वाले वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों रेड वाले वेक्टर्स बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होंगे, तो इसलिए यहाँ पे जोड़ के इसको राइट एंगल पे दिखा रखा है मैंने। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा है कि अगर आपके पास में 2 वेक्टर है और उन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि बी वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, राइट, क्योंकि बी वेक्टर इनके परपेंडिकुलर है। देखो एग्जैक्टली बी वेक्टर मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मेरे को बी वेक्टर के पैरेलल ही एक वेक्टर ज़रूर मिलेगा और मेरे को सिर्फ इतने से ही मतलब है कि इस लाइन के पैरेलल मुझे कोई भी वेक्टर मिल जाए, राइट। कोई भी वेक्टर चलेगा इस लाइन के पैरेलल, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का हमने मान रखा है वही चाहिए, नहीं, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ डायरेक्शन का है, वो कोई भी पैरेलल वेक्टर से मुझे मिल सकता है। ठीक है,
तो हम बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इफेक्टिवली हमारा बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी वेक्टर निकालने के लिए हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो ये आया है। ठीक है, आई होप आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, पहले मैंने बता रखा है, मैं भी शायद पिछले वीडियो में बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और वैसे भी वेक्टर्स का पार्ट है तो उस पर तो एक अलग पूरा प्लेलिस्ट बनने वाला है, तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। या आई होप अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इतनी चीज़ें आप समझते हो, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। अगर नहीं जानते हो तो एक बार कहीं से रिवाइज़ कर लो, बुक से देख लो या कहीं से भी रेफरेंस ले लो, है ना। ठीक है, तो मेरा बी वेक्टर मिल गया। ए वेक्टर मेरे को पहले से पता है, क्यों, क्योंकि वो तो जो पॉइंट गिवन है उसी का पोजीशन वेक्टर होना है। अब जब आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया और एक वेक्टर मिल गया जो कि लाइन के पैरेलल है, तो इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है। फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये लिख दिया हमने और फटाफट इसका कंडीशन फॉर्म भी लिख दिया। कैसे, ऊपर कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिए पॉइंट के, x-3 y-2 z-4, ये है ना 3,2,4, ये माइनस किया और नीचे क्या आएगा, जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन उसके कंपोनेंट्स, वो क्या है -7 5 और -1, -7 5 और -1। ठीक है, और यही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी होगा, ये तो बार बार बोलते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरे प्रॉब्लम में हमारा चैलेंज क्या था, चैलेंज यही था कि हमें एक वेक्टर निकालना था पैरेलल इस लाइन के, और वो कैसे निकला, जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए हुए थे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकला। राइट, चलिए अब बात करते हैं दो लाइंस के बीच के एंगल की, है ना। आपको यहाँ पे दो लाइंस दिख रहे हैं, दो ब्लैक लाइंस, ओके, और इनके बीच का एंगल हमको निकालना है। तो दोनों लाइन के बीच के एंगल निकालने के पहले हमको ये देखना होगा कि दोनों लाइन के बीच के एंगल है कहाँ, एंगल डिफाइन कैसे हो रहा है दोनों के बीच में, है ना। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, कहीं मीट भी नहीं करेंगे, जाके देख के समझ में आ रहा है। तो फिर इनके बीच का एंगल डिफाइन होगा तो कैसे डिफाइन होगा, है ना। तो एक चीज़ है जो इसमें हमको हेल्प कर सकती है, जब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन ये था कि वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो मान लिया ये जो एक ब्लैक लाइन है ना वो इस वेक्टर के पैरेलल है और जो दूसरी ब्लैक लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, और इनके बीच में एक एंगल होगा, दो वेक्टर के बीच में एक एंगल होगा ना, ये एंगल मान लिया थीटा है, तो फिर यही वाला थीटा एंगल दोनों लाइन के बीच का भी एंगल हो जाएगा। दो लाइन के बीच का एंगल मतलब उन लाइंस के पैरेलल जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, वो कैच क्या है कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल और दो लाइंस के बीच के एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस क्यों आता है और इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो लाइंस के बीच के एंगल की, है ना। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और दो लाइन के बीच का एंगल का मतलब होता है दोनों लाइन के बीच में जो छोटा एंगल बनेगा वो। तो ये एंगल मान लिया अल्फ़ा, ये एंगल मान लिया बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अल्फ़ा छोटा है, तो इसलिए इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा वो अल्फ़ा होगा। अब अल्फ़ा की एक और ख़ासियत है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि देखो भाई एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा 180 होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 180 के बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपका 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो बीटा को 90 से कम होना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 180 बनाओगे ना। तो जैसे ही बीटा अल्फ़ा से कम होगा बीटा एंगल हो जाएगा दोनों लाइंस के बीच का, क्योंकि हमें तो छोटा वाला एंगल देखना है। तो दो लाइन के बीच का एंगल कभी 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स में थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है ना। तो इनके बीच का एंगल तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल है, क्योंकि ये जो दूसरा एंगल है ये बड़ा है, अल्फ़ा एंगल बड़ा है, थीटा छोटा है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक और केस हम देखते हैं, जैसे ये कन्फिग्रेशन देखते हैं हम ज़रा। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मान लिया ये है,
अब ये एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला एंगल है ये 240 डिग्री है ना। ये तो टोटल 360 होगा ना, तो ये 120 होगा तो 240 हो गया। अब अगर इन दोनों जो लाइंस दी हुई हैं इनके वेक्टर का ओरिएंटेशन अगर ऐसा हो, रिलेटिव ओरिएंटेशन, और ये छोटा वाला एंगल 120 डिग्री है, और हम इन दोनों वेक्टर के बीच का जब एंगल कैलकुलेट करेंगे और अगर वो 120 आएगा तो वो तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो फिर जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहे होंगे तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो भी बहुत आसान है। कैसे होगा? देखो, इस लाइन को आगे बढ़ाओ और इस लाइन को ज़रा आगे बढ़ाओ, है ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है ना, अगर ये लाइंस होते दोनों तो ये वाला एंगल एक्चुअल एंगल होता, मतलब 60 डिग्री, है ना। बात समझ में आई। लेकिन 120 डिग्री से हम 60 डिग्री पहुँचेंगे कैसे, है ना। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो आपको आगे समझ में आएगा, है ना। आगे जो कैलकुलेशंस होने वाले हैं उनमें हम कुछ अपनी तरफ से ऐड करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे। वो क्यों करेंगे वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट पहले मैंने आपको फील दिला दिया कि एक्चुअली बात क्या है ना। वो चीज़ क्यों आने वाली है उसका आंसर ये है। अब वो चीज़ आएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है भाई, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एंगल क्या होता है दो लाइन के बीच का, एक बार रिपीट कर देते हैं। दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा दोनों लाइंस के पैरेलल जो वेक्टर होते हैं उनके बीच के एंगल, ठीक है। और उनके बीच के एंगल जब भी हम निकालेंगे वो 90 डिग्री तक ही आना चाहिए, 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा दो वेक्टर के बीच के एंगल 90 से ज़्यादा आ सकता है ना, इस ओरिएंटेशन में, या फिर और भी बहुत सारे ओरिएंटेशन है। बस यही एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने फिर वही डिफाइन कर रखा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पैरेलल टू देम, ठीक है। अब स्मॉलर एंगल भी हम कैसे बताना चाह रहे हैं, देखो एक लाइन के पैरेलल तो दो वेक्टर हो सकता है ना। अब लाइन में तो डायरेक्शन है नहीं, ये जो बी वेक्टर लिखा है इस लाइन के पैरेलल है, ये जो सी वेक्टर लिखा है ये भी इस लाइन के पैरेलल है, और ये दूसरा लाइन है उसके पैरेलल ए वेक्टर है ना। अब हम अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल देखें तो वो ये आ रहा है, ये कन्फिग्रेशन चलेगा। अगर हम ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल देखें तो वो ये एंगल आ रहा है, ये तो डेफिनेटली 90 डिग्री से ज़्यादा, ये नहीं चलेगा। लेकिन जब लाइन का इक्वेशन दिया होगा तो मुझे थोड़ी ना पता होगा कि हम बी वेक्टर की बात कर रहे हैं या सी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा, ये थोड़ी ना पता लग जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच के एंगल निकालें तो भी दोनों लाइन के बीच के एंगल आ जाए, ए वेक्टर सी वेक्टर के बीच के एंगल निकालें तो भी दोनों लाइन के बीच के एंगल आ जाए, और हमेशा 90 के अंदर है या अप टू 90 डिग्री है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, देखते हैं कैसे, है ना। तो हमें ये वरी नहीं करना कि जो दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं पैरेलल लाइन के, है ना, वो किस ओरिएंटेशन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। अब ये जो एंगल लिखा हुआ है, एंगल का जो फॉर्मूला लिखा है या कॉस थीटा का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आपको एक चेंज दिख रहा होगा। वो चेंज क्या दिख रहा है? ये दो लाइंस लगी हुई हैं, मॉड लगा हुआ है, ठीक है। और यही मॉड जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, राइट। कैसे? दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो सकता है, अप टू 180 डिग्री जा सकता है। लेकिन कॉस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब अगर थीटा 90 से बड़ा हो तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा कॉस थीटा नेगेटिव ही ना हो पाए तो वैल्यू तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी ना, राइट। तो इसलिए लगा दिया मॉड, और मॉड लगाते ही ये वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव, और ये वैल्यू जो जब हमेशा पॉजिटिव आएगी तो मतलब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि 0 से 90 के बीच में होगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जैसे अगर एंगल 120 डिग्री आना था तो 120 डिग्री पे तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा ना, ठीक है, -½ होगा। लेकिन चूंकि हमने यहाँ मॉड लगा रखा है तो जब -½ पे आप मॉड लगाओगे तो ये हाफ बन जाएगा,
और कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो हमें 120 डिग्री की जगह 60 डिग्री चाहिए था, वो हमें मिल गया। जैसे ये दो लाइंस थे, ठीक है, और अगर ये एक वेक्टर होता और ये दूसरा वेक्टर होता तो इसके बीच का एंगल ये होता 120 डिग्री, लेकिन हमें ये 120 डिग्री नहीं चाहिए था, हमें ये 60 डिग्री चाहिए था जो बच गया। तो वो 60 डिग्री देखो कैसे आ गया, ये मॉड लगा के आ गया, है ना। तो जो आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हो, तो अब जैसे निकालते हो वैसे निकालो, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। बस एक काम करो, जब कॉस थीटा लिखो तो उस पर मॉड लगा दो, ताकि जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होकर आए वो नेगेटिव ना है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव आते ही कॉस थीटा में जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और आपको एंगल हमेशा विद इन 90 डिग्री अप टू 90 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो ये मॉड हम क्यों लगाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस फॉर्मूला में, है ना। अदरवाइज़ बहुत लोगों को डाउट होता है कि जब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो कॉस थीटा निकालते हैं तो उसमें तो मॉड नहीं होता, और जब लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहे हैं वो भी इफेक्टिवली दो वेक्टर के बीच का ही एंगल है, तो फिर मॉड क्यों लगा दिया? तो इसलिए मॉड लगाया है, और कोई बात नहीं। ओके, अब इसी चीज़ को ना हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं ज़रा, है ना। मान लिया कार्टेशियन फॉर्म में आपको दो लाइंस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ये, यहाँ पे मैं ये रेड सर्कल कर रहा हूँ, और ये दिया हुआ है दूसरा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो मेरे को मालूम है अभी भी इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, मतलब इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल, और वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स कहाँ हैं? डिनोमिनेटर में। तो पहले लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है? a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और दूसरे लाइन का सिमिलरली ये p वेक्टर, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? मॉड के साथ निकाल रहे हैं, है ना। मॉड क्यों लगाया अभी समझाया आपको, है ना। a डॉट बी अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, वो मैंने लिखा है कॉस थीटा। ये हो जाएगा a डॉट बी, मतलब ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे रख दिया, इवेल्युएट किया, डॉट प्रोडक्ट किया, ऊपर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड है। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सिमिलरली दूसरे वाले वेक्टर का। तो ये जो एंगल है ये आपका आ गया कॉस थीटा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। पहले तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, उस वेक्टर फॉर्म को हमने अब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा एंगल कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड द लाइन दिस। तो इफेक्टिवली दो लाइन के बीच का एंगल मतलब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो पहले में वेक्टर कौन सा है पैरेलल? i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ये वेक्टर लेना है। और दूसरे में है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर लेना है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, बट मॉड लगा के निकालना है। क्यों? ताकि विद इन 90 डिग्री आ जाए, है ना। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया, और नीचे दोनों का मॉड लिया, ठीक है। ये वैल्यूएशन करेंगे, एंगल आ जाएगा इतना, है ना। वेरी सिंपल, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था कि ये मॉड क्यों लगा रखा हमने, है ना। एक और क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x माइनस 1/2 इक्वल्स दिस एंड द लाइन दिस, ठीक है। अगेन हमको पता है कि इनके बीच में जो वेक्टर्स होंगे उन्हीं के बीच का एंगल चाहिए हमें, ठीक है ना। मतलब इनके पैरेलल जो वेक्टर्स होंगे उनके बीच का एंगल, तो उनके कंपोनेंट्स तो है नीचे लिखे हुए हैं, है ना। अब चूँकि इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम सीधे सीधे कार्टेशियन फॉर्मूला लगा देते हैं। ये रहा फॉर्मूला, a1 a2 a3 है 2 3 1, इनका डिनोमिनेटर मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो, और b1 b2 b3 इसका डायरेक्शन रेशियो। ऑब्वियसली जो नीचे लिखा हुआ डायरेक्शन रेशियो वो पैरेलल वेक्टर का ही कंपोनेंट होता है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, है ना। अब इसको a1 a2 a3 मान लिया, इसको b1 b2 b3 मान लिया, फॉर्मूले में पुट किया और इवेल्युएट किया, आंसर आ गया ये, ठीक है। आप इसका वेक्टर भी बना सकते थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और ये हो जाता 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, बस मॉड लगा के निकालते हैं ना। तो वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब फॉर्म का कन्वर्जन आने से फ़ायदा क्या है, या आपको जो इन्फॉर्मेशन अगर समझ में आए इन दोनों लाइंस में क्या क्या गिवन है उसका फ़ायदा क्या है। मान लो किसी को ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लगता है कॉस थीटा वाला, है ना, कि हम इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम इतना लिखेंगे नहीं, है ना। तो ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप,
तो उन दोनों वेक्टर्स को लिख लो और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो, है ना, राइट। तो वहाँ से भी यही आंसर आता आपका, सेम टू सेम, है ना। बस ध्यान रखना कि मॉड लगा के निकालना ताकि पॉजिटिव रहे वो, ताकि थीटा आपका 0 से 90 के बीच में ही आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। अब देखिए यहाँ क्या है, एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया है और एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आपकी मर्ज़ी है, वेक्टर वाला लगाओ या कार्टेशियन वाला लगाओ, लेकिन आपको क्या करना होगा कि एक इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके ये चीज़ आप कर पाओगे, या फिर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, उससे भी आप पता कर पाओगे, ठीक है। तो पहले वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो में साफ साफ दिख रहा है 2 3 1। ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, पहले इक्वेशन में ये हो गया 2 3 1, दूसरा जो इक्वेशन है इसमें हमें जो डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है वो है अगेन 2 3 1, ठीक है। यहाँ देखो यही वेक्टर है ना, यही तो पैरेलल वेक्टर है, इसी के कंपोनेंट तो डायरेक्शन रेशियो देंगे लाइन के, तो ये है 2 3 1, है ना, अगेन 2 3 1, ये भी 2 3 1, है ना। अच्छा, अब देख के एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम है मतलब वो पैरेलल ही होंगे, है ना। बट फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, है ना। कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम जो कह रहे हैं इनिशियली जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है ना। तो हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ रखी, ये आ गया √14/14, तो 14/14 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा हो 0 डिग्री, मतलब दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, मतलब दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। और वो इनिशियली आइडेंटिफाई कर लिया था हमने क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम आया, इस वजह से, है ना, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की। तो पैरेलल लाइन में दोनों लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर लाइंस में दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके देख सकते हो। दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला था a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया कि थीटा जो आएगा वो 90 डिग्री आना चाहिए। अगर थीटा 90 डिग्री आएगा तो कॉस थीटा 0 आएगा, और कॉस थीटा 0 आने का मतलब है कि जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो एंगल का, उसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में था a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, तो वो 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, और कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो a1b2 प्लस a2b2 प्लस a3b3 क्या है, देखिए a1 a2 a3 क्या है, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, b1 b2 b3 क्या है, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, अगर वो 0 के बराबर आता है तो लाइंस होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। x के नीचे जो लिखा है वो मल्टीप्लाइड बाई दूसरे इक्वेशन में x के नीचे जो लिखा है वो प्लस सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए तो पता लग गया, पैरेलल में क्या होगा कि डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो सेम होंगे या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टू लाइन्स आर पैरेलल इफ रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज इज सेम, ठीक है। मतलब a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3, ये होना चाहिए, ये सेम रेशियो में होना चाहिए, है ना। तब जाके हम बोलेंगे कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3D में एक चीज़ याद रखना कि पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा चलने वाला है ना। मतलब इट इज़ लाइक कि हर दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें ये चीज़ इनकाउंटर करने को मिल जाएगी या इसका यूज़ ज़रूर हो जाएगा, है ना, कि दो वेक्टर्स या दो लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पहले भी मैंने बता रखा है जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब, कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो वो कैसे चेक करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो आएगा 0 के बराबर। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब हम उनका
दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो ज़ीरो आए तब, है ना। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर, पहला पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर, है ना। m कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा के साथ में ब्रैकेट में अंदर m लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मतलब तो हमें इनका डायरेक्शन रेशियो सही है। लाइंस के पैरेलल होने का क्या मतलब है? इनका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होगा, है ना। तो पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो है 231 और दूसरे वाले का है m31, ठीक है, m31 और ये हो गया 231। तो रेशियो निकाला रेस्पेक्टिव 2/m इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब कोई भी एक उठा के सॉल्व कर लो, मान लो इसको उठा के सॉल्व कर लिया, तो इसको उठा के सॉल्व किया 2/m इक्वल्स 3/3, तो m की वैल्यू आ गई 2। तो दोनों लाइन के पैरेलल होने के लिए m की वैल्यू होनी चाहिए 2। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए कि रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो का आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और 0 से इक्वेट करो, ठीक है। तो 2 इंटू एम, जैसे ये पहला वाला और ये पहला वाला, 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 9 प्लस 1। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -5 के बराबर, ठीक है। तो पैरेलल के लिए m की वैल्यू होनी चाहिए 2 और परपेंडिकुलर होने के लिए m की वैल्यू होनी चाहिए -5 के बराबर। अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना। तो पहले तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेट स्पेस में दो लाइंस का कन्फिगरेशन कितनी तरह का हो सकता है। तो लाइंस आपके पैरेलल हो सकते हैं, लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, और लाइंस आपके स्क्यू हो सकते हैं। स्क्यू का मतलब होता है जो ना पैरेलल होते हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं। जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस देख रहे थे तो वहाँ पे एक हमने एनिमेशन देखा था, उसमें जो दोनों लाइंस थे वो ना ही पैरेलल थे और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे थे, वैसे लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। खैर अभी हम आगे देखेंगे इन तीनों को, है ना, कि एक्चुअल कन्फिग्रेशन दिखता कैसे स्पेस में। यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइंस जो हैं पहले केस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं ब्लू और रेड वाली। दूसरे केस में इंटरसेक्टिंग, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा वाला केस है स्क्यू लाइंस का, है ना। तो स्क्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे ये ना ही पैरेलल हैं और ना ही ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइंस ना पैरेलल होती हैं ना इंटरसेक्ट करती हैं वैसे लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक डिस्टेंस निकालने की बात है तो डिस्टेंस या तो पैरेलल के केस में आएगा या स्क्यू के केस में आएगा। इंटरसेक्टिंग के केस में तो डिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो 0 है ना, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डिस्टेंस हमेशा पैरेलल्स के बीच में आएगा या स्क्यू के बीच में आएगा। और डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये कि आपको एक ऐसी लाइन खोजनी है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, वही तो शॉर्टेस्ट होगा ना। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या होता है? उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खोजना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कहीं से भी कहीं का नहीं निकालेंगे ना। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये थोड़ी ना होगा, ये पैरेलल बना नहीं, चलो ये मान लिया पैरेलल है कि एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक पॉइंट यहाँ मान लिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिए, तो ये थोड़ी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा होगा जो लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसका लेंथ होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, पैरेलल के केस में हम डिस्टेंस निकालें या स्क्यू के केस में डिस्टेंस निकालें, हमें खोजना है वो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एक ही परपेंडिकुलर लाइन आएगी, ठीक है, जो दोनों से 90 डिग्री बना रही होगी, पैरेलल के केस में भी और स्क्यू के भी केस में भी। और पैरेलल के केस में तो खैर बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, ऐसे कि ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन बात यह है कि आप कोई सा भी एक परपेंडिकुलर लाइन खोजो। परपेंडिकुलर मतलब जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, उसका जो डिस्टेंस होगा ना वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वो पैरेलल के केस में भी हमें करना है, वो स्क्यू के केस में भी हमें करना है, ठीक है। पैरेलल में तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है
इस क्यू में मे भी थोड़ा विजुअलाइज करने में दिक्कत हो कि भाई दो स्क्यू लाइन्स के बीच में क्या हमेशा एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी? तो हाँ जी होगी, है ना। वो हम आगे देखेंगे जब डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तब। ओके, तो बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स की, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों लाइन्स का इक्वेशन आपको मालूम है, ठीक है। ऑब्वियसली मालूम होगा तभी तो डिस्टेंस निकलेगा ना। तो अगर हमें दोनों लाइन्स का इक्वेशन मालूम है तो हमें उन दोनों पे एक एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी मालूम होगा। अगर पहले का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा वी वैक्टर और दूसरे का है ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा वी वैक्टर, तो यहाँ जो ए वन वैक्टर लिखा है ये किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। इस पर यहाँ पे मान लिया जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर है ए वन वैक्टर, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी है दूसरी लाइन पे उसका पोजीशन वेक्टर है ए टू वेक्टर। और यहाँ लैम्डा बी वेक्टर लिखा है, यहाँ भी लैम्डा बी वेक्टर लिखा है। क्यों? दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनसे जो पैरेलल वेक्टर होगा वो भी सेम ही होगा ना, इसलिए दोनों में बी वेक्टर ही कॉमन है। पैरेलल लाइंस में तो ये वाला पार्ट सेम होगा, है ना। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना है? डिस्टेंस तो हमें ये निकालना है, ये जो परपेंडिकुलर दोनों पे लाइन बना रहा है इस लाइन का लेंथ निकालना है, ठीक है। देखते हैं वो कैसे निकलेगा। प्रोवाइडेड हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या है, ये बी वेक्टर जो कि दोनों लाइन के पैरेलल है और ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर जो कि एक एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है दोनों लाइंस पे अलग अलग, ठीक है। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ में हमें इस परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी को जोड़ा, ठीक है। ए बी को जोड़ दिया तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, है ना। वही ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा लिया थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में, है ना। अब हमने मान लिया कि ये जो ए बी वेक्टर है और ये जो पहली ब्लू वाली लाइन है उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक। तो अगर वो एंगल थीटा है और ये जो बी बी डैश लाइन है रेड वाली लाइन ये अगर राइट एंगल पे है तो ए बी बी डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर ये रेड वाली लाइन यहाँ पे राइट एंगल पे है तो यहाँ भी राइट एंगल पे होगी डेफिनेटली। तो ये जो डी आया इस लाइन का लेंथ यही दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, मतलब हमें फाइंड करना है डी, ठीक है। अब डी है कितना इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, वो तो ए बी साइन थीटा के बराबर है ना। सिंपली ट्रायंगल देखते हैं, ए बी बी डैश राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ए बी बी डैश। इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो डी की वैल्यू आएगी ए बी साइन थीटा के बराबर, राइट। ओके, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल्स डी अपॉन ए बी। तो डी कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। ए बी कितना है, ए बी लेंथ कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा लिखा, क्लियर। अब इसमें अननोन क्या है, ए टू मेरे को पता है, ए वन मेरे को पता है, बस थीटा नहीं पता, थीटा नहीं पता है। अगर ये थीटा पता लग जाए तो फिर हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये थीटा निकलेगा कैसे, आइए देखते हैं। ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर तो मुझे पता है और मुझे बी वेक्टर भी पता है। तो एक चीज़ आपको और समझ में आ रही होगी कि ये जो बी वेक्टर है ये ब्लू लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये अगर बी वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला मेरा ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर जिसको कि हम ए टू माइनस ए वन वेक्टर बोल रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल ही तो थीटा है। थीटा अभी आपको क्या दिख रहा है, ए बी और ब्लू लाइन के बीच का एंगल। अब ब्लू लाइन और ये बी वेक्टर पैरेलल है तो थीटा एंगल हम बोल सकते हैं ना ए बी और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बस काम हो गया अपना, ए बी वेक्टर मुझे पता है, बी वेक्टर पता है, अब इनके बीच का एंगल थीटा है वो निकालना है, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, ये थीटा निकालने के लिए इनका क्रॉस किया, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे बट हम डायरेक्टली लगा नहीं रहे, है ना। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं। हमें डिस्टेंस क्या मिला है, डिस्टेंस मिला है साइन थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो साइन थीटा निकालना है। अब हमें पता है कि ए डॉट बी करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो साइन थीटा आएगा, फॉर्मूला है ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला।
हम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम सीधा सीधा साइन थीटा निकाल पाएँ और जो भी हमारा डिस्टेंस साइन थीटा के फॉर्म में आया है वहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू रख पाएँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्रॉस क्यों किया? इसमें साइन थीटा आएगा, साइन थीटा डायरेक्टली निकल जाएगा, है ना। प्रॉब्लम तो हमारा थीटा ही कर रहा था ना, तो इसलिए हम थीटा निकाल रहे हैं, रादर हम सीधा साइन थीटा निकाल रहे हैं, है ना। पूरा पूरा एक साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, जो कि दोनों के बीच का एंगल है, मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। एन कैप क्या है? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है जो कि उनके परपेंडिकुलर होता है, तो उसको हम एन कैप से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ना, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ मॉड लिया, तो जब दोनों तरफ मॉड लेंगे तो इधर भी ओवरऑल मॉड आ जाएगा, है ना। अब ये मॉड हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अलग अलग, तो ये मॉड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, है ना। अब एन कैप क्या था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मॉड मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है? 1 यूनिट, वो 1 हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में ये एन कैप गायब हो गया बिकॉज दैट बिकम्स 1, ठीक है। अब यहाँ से हमको साइन थीटा कितना मिलेगा? सिंपली रीअरेंज कर लिया, है ना। ये जो बाकी पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा के साथ में, इसको दूसरे साइड ले जाकर डिवाइड कर लिया, ये हो गया साइन थीटा। कितना आया? A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन दोनों वेक्टर्स का मॉड, ठीक है। ओके, साइन थीटा तो मिल गया हमें। अब वापस से पुट करके इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस से हम आ गए अपने ओरिजिनल वाले कैलकुलेशन पे। यहाँ पे हमने D निकाल रखा था A2 माइनस A1 का मॉड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना आया है? ये वैल्यू आई है, तो ये साइन थीटा को यहाँ पे रख देते हैं। रखा तो ये A2 माइनस A1 का मॉड कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है। तो बचेगा क्या? ये इफेक्टिवली। और ये जो रेड में आपका फॉर्मूला लिखा है यही आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है दो पैरेलल लाइंस के बीच का, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन दिख रही है ना, और उनके बीच में एक ब्लैक लाइन दिख रहा है। वो ब्लैक लाइन जो है ना, ये वाला ब्लू लाइन से भी परपेंडिकुलर है और इस रेड लाइन से भी परपेंडिकुलर है ना। देखिए एक एक करके देखिए, एक एक लाइन के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश कीजिए। ये मूव कर रहा है ना, ये कैसे ओरिएंटेशन में आएगा जब आपको देखो, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा ये रेड वाले लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अब यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लू वाले लाइन से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसा एक लाइन ना हर दो स्क्यू लाइन्स के बीच में मिलेगा ही मिलेगा आपको, और इसी लाइन का जो लेंथ होगा वही दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और इस ब्लैक लाइन के लेंथ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये वही ब्लू लाइन और रेड लाइन है, दो स्क्यू लाइन्स, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसी का लेंथ हमको चाहिए, और ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, ठीक है। अब अगेन इन दोनों लाइंस का इक्वेशन हमें पता होगा, है ना। अब दोनों लाइन की इक्वेशन पता है तो दोनों लाइन पे आपको एक एक पॉइंट भी पता है। तो वो पहला जो पॉइंट है रेड लाइन पे उसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर मान लिया, और ये जो ब्लू वाला लाइन है इस पे जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो अब हमें AB वेक्टर भी पता चल जाएगा ना। अच्छा, अब एक चीज़ आपको और समझ में आ रही होगी कि ये यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है मान लिया, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ना, इसका प्रोजेक्शन इस नीचे वाले लाइन पे क्या होगा? वो होगा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। तो ये जो दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का लेंथ है यही तो प्रोजेक्शन होगा ना। और प्रोजेक्शन कैसे निकलता है? इस वेक्टर में या इस लाइन में अगर जिस पे प्रोजेक्शन निकाले हो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो ये प्रोजेक्शन मिल जाता है। अब यहाँ ठीक से देखो, AB लाइन को देखो और ये NM लाइन को देखो। A से M जो है, AM लाइन जो है MN पे परपेंडिकुलर है, और BN लाइन जो है वो
एम एन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा फिगर और कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें और फिर देखते हैं और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए ए एम तो इसके परपेंडिकुलर है ना, क्यों परपेंडिकुलर है भाई, रेड लाइन के परपेंडिकुलर है एम एन लाइन, है ना। क्यों, क्योंकि एम एन को हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही लाइन पे होगा ना जो कि दोनों लाइन से परपेंडिकुलर हो। तो ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू एल, ये जो लाइन एल है एक्सटेंडेड दिख रहा है उसी का एम एन पार्ट है, एंड बी एन इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एल। मतलब ऐसा सिचुएशन है, ये ए बी है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके दिखा रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आए, और ये एल है और ए से ये ड्रॉप हुआ है एम और बी से ये ड्रॉप हुआ है एन, ठीक है। तो ये जो एम एन लेंथ है, जो ब्लैक वाली लाइन है जो हमें फाइंड करना है, वो एक्चुअली में ए बी का प्रोजेक्शन है लाइन एल पे, ए बी का प्रोजेक्शन है लाइन एल पे। मतलब एम एन डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी का लेंथ, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेना होगा, एल के पैरेलल यूनिट वेक्टर से। जिस लाइन पे हम या जिस वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। मतलब आपको एल का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम ए बी से ले लें तो हमें एम एन लेंथ मिल जाएगा। तो सारी बात अब आ गई कि एल का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, एन का डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि ए बी वेक्टर तो मेरे को वैसे ही दिख रहा है कि पता है ए बी वेक्टर क्या है, ए वन वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर, है ना। अब लाइन एल का डायरेक्शन मेरे को चाहिए, तो देखिए वो भी बड़ा आसान है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लाइन एल जो है वो ब्लू लाइन के भी परपेंडिकुलर है और रेड लाइन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब लाइन एल के ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ कि वो बी वन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बिकॉज ब्लू लाइन और बी वन वेक्टर तो एक ही चीज़ है, पैरेलल है ना। उसी तरह से लाइन एल अगर रेड लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब वो बी टू वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है ना। मतलब अगर ये आपका बी वन वेक्टर है और अगर ये आपका बी टू वेक्टर है तो ये लाइन एल इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ठीक ना। ये मान लिया बी वन वेक्टर और ये मान लिया बी टू वेक्टर, ठीक है। तो अब तो केस सिंपल हो गया, दो वेक्टर के बीच अगर हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो क्या करना है, दोनों वेक्टर का क्रॉस लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल लाइन के एलोंग एक वेक्टर निकालना है, मतलब b1 और b2 के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो दोनों का क्रॉस किया, b1 क्रॉस b2। लेकिन ab का प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें l के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए, किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर नहीं चाहिए। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो अलोंग लाइन l एक वेक्टर था b1 क्रॉस b2, उसको उसके मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये एक यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें ए बी से लेना है, ठीक है, ए बी वेक्टर से, तब हमें एम एन लेंथ आपका मिल जाएगा, है ना। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो एम एन हो जाएगा ए बी डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर ओवर मॉड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, ठीक है। ये जो आया आपका वैल्यू वही एम एन का डिस्टेंस हो जाएगा। मॉड लगा दिया, मॉड क्यों लगाया, हो सकता है ये जब हम डॉट प्रोडक्ट लें तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा लिया। पहले भी हमने यही किया होगा, मॉड लगाया होगा, जब भी लेंथ निकालते हैं तो हम मॉड लगा लेते हैं ना, ताकि नेगेटिव साइन से बच सके, है ना। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, राइट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना, ये स्क्यू के लिए है, स्क्यू लाइन्स के लिए है। पैरेलल वाले के लिए हमने कार्टेशियन फॉर्म नहीं बताया है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है ना। ये फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, ऊपर में एक डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है आपको, है ना। बट बात ये है कि ये फॉर्मूला और जो अभी हमने वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला देखा दोनों एक ही है, दोनों में बराबर की मेहनत है, बराबर का कैलकुलेशन है, बराबर का लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो
वो यूज़ करो, ये यूज़ करो, एक ही बात है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज़ करो, है ना। और ऐसा भी नहीं कि इस फॉर्मूले का ज़्यादा एडवांटेज है उसका कम है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है या कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। ये आप ऊपर जो इवेलुएट करोगे ना, जो पिछले वाले फॉर्मूले में आप इवेलुएट कर रहे होगे, यहाँ पे भी सेम चीज़ इवेलुएट कर रहे हो, लिखने के तरीके में अंतर है बस, और कुछ नहीं है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप जो वेक्टर फॉर्म था वो याद कर सकते हो, वो देखने में छोटा है, बट हाँ कैलकुलेशन वाइज दोनों इक्विवेलेंट है ना, कोई अंतर नहीं है। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, है ना। अब यहाँ पे भी क्या किया, एक लाइन का इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, एक वेक्टर फॉर्म में दे दिया, है ना। अब आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए भी आपके पास में दो फॉर्मूला है, एक पैरेलल के लिए है और एक स्क्यू के लिए है। इंटरसेक्टिंग के लिए तो खैर ज़ीरो आएगा, है ना। तो कम से कम हमको दो लाइंस जब दिया होगा तो ये तो समझना पड़ेगा ना, या ये इनिशियली हमको फाइंड करना पड़ेगा कि भाई दोनों लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, तो समझना पड़ेगा। तो वो भी आपको देख के बताना है। अब एंगल नहीं निकालना उन दोनों के बीच, दोनों लाइंस के बीच का एंगल नहीं निकालना कि 0 डिग्री आ रहा है कि 90 डिग्री आ रहा है, देख के बताने की कोशिश करो, है ना। नहीं हो रहा है तो फिर तो क्या करोगे, एंगल निकालोगे ही, बट अगर देख के बता पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ लिखा है 2 3 1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 3 1। दूसरी लाइन में जो लैम्डा के साथ वेक्टर है वो है 2 3 1। अच्छा, ये भी 2 3 1 है, अच्छी बात है। दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 1, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। डायरेक्शन रेशियो सेम होना या सेम रेशियो में होना ये बताता है कि दोनों लाइंस आपके पैरेलल होंगे, ठीक है। तो पैरेलल है तो यहाँ पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब पैरेलल वाले में हमने कोई कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला तो नहीं बताया, वेक्टर फॉर्म में ही बताया है, तो इस लाइन में भी वेक्टर फॉर्म में ही काम करना पड़ेगा ना। ये रहा आपका फॉर्मूला, आपको A1 वेक्टर और A2 वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर तो मेरे पास में है, बी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, है ना, इसी के पैरेलल हैं दोनों लाइंस। A1 वेक्टर कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1 1 5, तो वो क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, है ना। दूसरे वाला A2 वेक्टर वो तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब आपके पास A1 वेक्टर, A2 वेक्टर है, B वेक्टर है, फॉर्मूले में डालिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर रहे हैं, ये A2 वेक्टर, ये A1 वेक्टर और ये B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, है ना। तो ये तो सीधा सीधा डिफरेंस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2i कैप माइनस आई कैप, आई कैप बचेगा, जे और जे कैंसिल हो गए, 3k कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा माइनस 2k कैप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई दिस वेक्टर अपॉन दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। अब दोनों का मॉड लेना है, तो ये ले लिया हमने मॉड लिया तो आंसर आ गया √5 के बराबर, है ना। तो दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो √5 यूनिट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, है ना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, है ना। तो सबसे पहली चीज़, ये तो उस फॉर्म में दिख ही नहीं रहा, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में, है ना। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कभी भी काम करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए या कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए। तो इसमें जो पैरामीटर है ना वो t है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ना इसमें से t अलग करेंगे हम, t वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, बाकी टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, है ना। और जो दूसरा इक्वेशन है उसमें जो पैरामीटर है वो s है, तो s वाले टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे और बाकी टर्म्स को एक साथ लिखेंगे ना। तो जो पहला इक्वेशन बन रहा है वो बनेगा, देखो पहले वाले में से आई कैप निकलेगा, दूसरे वाले में से -2j कैप निकलेगा और तीसरे वाले में से 3k कैप निकलेगा, जिसमें कि t नहीं है, वो ये हो गया। और जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स बचे हैं उसमें +t करो और ब्रैकेट में बाकी चीज़ें लिखो। तो पहला है -ti कैप, तो बाहर तो -t लिखेंगे नहीं, +t लिखेंगे, वो -i कैप के साथ चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। और दूसरे वाले में है +tj कैप, तो t बाहर रहेगा, j कैप यहाँ आ गया। और तीसरा है -2tk कैप, है ना, तो -2k कैप अंदर चला गया, t बाहर रह गया। उसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब देखिए पहले वाले में a1 वेक्टर आया
ये b1 वेक्टर है, ये दूसरे में a2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, ये है ना। अब यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं जिनके पैरेलल ये लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है। ये है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और ये है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, है ना। तो ये दोनों कहीं से भी ना इनका रेशियो सेम है ना कोफिशिएंट्स बराबर है, तो ये पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है तो स्क्यू होंगे। अच्छा, पैरेलल नहीं है तो स्क्यू होंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे, इसकी गारंटी तो है नहीं। लेकिन आप इंटरसेक्टिंग वाला केस छोड़ सकते हो। इसलिए छोड़ सकते हो क्योंकि जनरली ये अंडरस्टैंडिंग मान के चलो कि भाई जब डिस्टेंस पूछ ही रहा है दो लाइन के बीच का तो इंटरसेक्टिंग का तो नहीं पूछ रहा होगा, है ना। लेकिन ये भी लॉजिक 100% काम नहीं करेगा। क्या पता उसने फंसाने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन से दे दिया हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगे ना तो आप स्क्यू वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर 0 मिल जाएगा, कुछ अटपटा मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका डिस्टेंस 0 होने वाला है ना। पैरेलल वाला आप आइडेंटिफाई कर लो, पैरेलल है तो पैरेलल फार्मूला, पैरेलल नहीं है तो स्क्यू वाला फार्मूला, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इंटरसेक्टिंग वाला केस आएगा तो क्या होगा नहीं होगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उसको नहीं सोचना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 0 आना होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा लाइंस पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा हमारा स्क्यू लाइंस वाला, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए कुछ नहीं सोचना, ठीक है। जब पैरेलल ना हो तो स्क्यू वाला फार्मूला लगा दीजिए। इंटरसेक्टिंग में डिस्टेंस 0 होता है, अगर इंटरसेक्टिंग हुआ इत्तेफाक से तो 0 आपको मिल जाएगा आंसर में, आपको समझ में आ जाएगा ना। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ है, सारे वेक्टर्स यहाँ पे हैं। अब हम इनको रखेंगे और इवैल्यूएशन अपना शुरू करेंगे। तो ये हो गया आपका a1 वेक्टर b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर b2 वेक्टर है, यहाँ पे फॉर्मूले में डाला। अब क्या है ना, इसमें एक चीज़ है कि ये आप अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ एक साथ मत डालना, ये ना बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ना यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, हम ये तीनों अलग अलग इवैल्यूएट करते हैं। ये a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, ये b1 क्रॉस b2 और ये उसका नीचे में मैग्नीट्यूड, है ना। ये तीनों अलग अलग इवैल्यूएट कर लेंगे और तब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो मैंने a1 माइनस a2 यहाँ निकाला, वो आ गया इतना, b1 क्रॉस b2 निकाला, वो इतना आ गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, वो इतना आ गया। अब ये तीनों वैल्यू, इनफैक्ट हमने एक काम और किया यहाँ पे कि इन दोनों का डॉट भी निकाल ही लिया है। देखो यहाँ पे इन दोनों का डॉट भी निकाल लिया, वो हो गया -8, है ना। अब फाइनली हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की तो दोनों का डॉट -8 आया तो ऊपर -8 हो गया और नीचे मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का √29 आया है। चूँकि मॉड लगा हुआ है माइनस साइन हट जाएगा तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस आया वो आया 8/√29 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा स्ट्रेट लाइंस के बारे में, ठीक है। और स्ट्रेट लाइंस में कुछ टॉपिक्स और हैं, ठीक है, लेकिन वो प्लेन के साथ मिल के आते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, है ना। इन्हीं के बेस पे अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के और भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। फिर हम प्लेन देखेंगे और उसके बाद हम प्लेन और स्ट्रेट लाइन को एक साथ लेके आएंगे, है ना। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइंस का बहुत सारा पोर्शन प्लेन्स के साथ मिल के बनता है, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं है। जब हम प्लेन्स पढ़ लेंगे उसके बाद में स्ट्रेट लाइन और प्लेन को मिलाएंगे तो वहाँ पे भी बाकी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन की हमको मिलने वाली हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।